सबसे पहले अगर अपन बात करें तो फार्माकोलॉजी क्या होती है। फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स। और जो फार्माकोलॉजी नाम है ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब होता है फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स एंड लोगोस मीन स्टडी। सो फार्माकोलॉजी दो प्रकार की होती है मेनली, फार्माकोडायनेमिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। जो फार्माकोडायनेमिक्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए। फार्माकोडायनेमिक्स डील्स विद ड्रग्स, व्हाट ड्रग डज विद बॉडी मीन्स एक्शन, इंटरेक्शन एंड साइड इफेक्ट। ड्रग बॉडी के साथ में क्या करती है उसको फार्माकोडायनेमिक्स कहा जाता है जनरली, और फार्माकोकाइनेटिक उसे कहते हैं कि बॉडी ड्रग के साथ में क्या करती है, मतलब कैसे उसका एब्जॉर्प्शन करेगी, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म उसका कैसे करके उसको एक्सक्रिएट कैसे कर देगी, उसको अपन फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। तो अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्माकोडायनेमिक्स है, क्योंकि फार्माकोडायनेमिक्स में अपन ये पढ़ेंगे कि जो ड्रग अपन दे रहे हैं किसी पेशेंट को, वो ड्रग उस पेशेंट में जाके क्या करेगी। सबसे पहले अपन एक छोटी सी चीज़ समझते हैं कि ये है लॉक। सपोज कीजिए ये लॉक है, ये की है। तो इस लॉक को ओपन करने के लिए या इस लॉक की जो ये है जगह, इसमें फिट होने के लिए कौन सी साइज सुटेबल है। ये क्या फिट हो सकती है यहाँ पे, शायद नहीं, ये भी नहीं, ये इसमें एग्जैक्टली फिट हो सकती है। तो ये सिंपली एक साइंस का एक मॉडल है, लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल में क्या है, सिंपली लोग इसको रिसेप्टर को बोलते हैं लॉक इसमें, और की बोलते हैं ड्रग को या हार्मोन को। साइंस में लॉक बोलते हैं रिसेप्टर को और की बोलते हैं ड्रग या हार्मोन को। तो ये लॉक है, ये की है, इस लॉक को ओपन करने के लिए बेस्ट सुटेबल ये की है। एक दूसरे तरीके से अगर अपन समझें तो ये रिसेप्टर है, सपोज कीजिए ये ए की है और बी की है, तो कौन सी की यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल है जो कि रिसेप्टर को ओपन कर सकती है, इसमें फिट हो सकती है। डेफिनेटली बी नहीं है, क्योंकि इसकी साइज मैच नहीं कर रही है जहाँ तक दिख रहा है। ए इसमें ज़्यादा सुटेबल है। तो ये ए इसमें फिट हो जाती है और बी जो इसमें सेट नहीं हो सकती वो बाहर रह जाती है, और फिर एक्शन आता है। मतलब ये रिसेप्टर है, इस पे ये ए की है जो कि इस पे इसकी एफिनिटी है यहाँ पे बाइंड होने की, और ये हो भी सकती है। तो ये यहाँ पे बाइंड होगी या ये इस लॉक को ओपन करेगी और फिर एक्शन आएगा। ठीक है। तो अपन जनरली दो प्रकार की डिजीज़ को डील करते हैं, ट्रीटमेंट का डील करते हैं उनके। एक तो एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी डायबिटिक या ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट। तो सबसे पहले अपन एंटी हाइपरटेंसिव को देखते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव देखने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट इज हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन को देखने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को भी देखने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड तो पता ही होगा कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, ऑल ओवर बॉडी न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। ज़्यादा ब्लड के बारे में ना पढ़ के ब्लड प्रेशर क्या है वो चीज़ देखेंगे अपन, कि ब्लड प्रेशर है सिंपली ये एक प्रेशर है जो कि ब्लड के द्वारा ही लगाया जाता है ब्लड वेसल्स पे, मेनली इन आर्टरीज में। सिंपली ब्लड प्रेशर अगर अपन एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ें तो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by blood on the wall of blood vessels mainly in arteries। ब्लड प्रेशर कुछ भी नहीं है, ब्लड प्रेशर के खुद के द्वारा ही लगाया गया प्रेशर है, जो कि ब्लड की जो वेसल्स है मेनली इन आर्टरीज में जो प्रेशर लगाया जाता है ब्लड के द्वारा, उसी को ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं, कि ये जो प्रेशर जो लगाया जाता है वो किसी एबनॉर्मल कंडीशन में अगर बढ़ जाता है तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं सिंपली। भाई सिंपली जो ब्लड तो प्रेशर लगा ही रहा है वॉल्स पे, अगर किसी कारण से ये प्रेशर ज़्यादा हो जाता है वेसल्स पे, आर्टरीज में मेनली, तो उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। और एंटी हाइपरटेंसिव किसे कहेंगे, कि वो ड्रग्स जो ब्लड प्रेशर को लो करती है उसको एंटी हाइपरटेंसिव बोलते हैं। हाइपरटेंशन भी दो प्रकार से होता है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। एसेंशियल एक तो हाइपरटेंसिव, इसमें क्या होता है कि मेनली जो केसेस होते हैं वो सारे के सारे एसेंशियल हाइपरटेंशन या प्राइमरी हाइपरटेंशन के ही होते हैं।
मैं इनको थोड़ा सा दो लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा कि प्राइमरी हाइपरटेंशन तो उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं, प्राइमरी आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंडरी हाइपरटेंशन उसको बोलते हैं जो किसी डिजीज के कारण से होता है, जैसे किडनी डिजीज है किसी की, उसके कारण से अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। या फिर मान लो हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण से, या नैरोइंग ऑफ ओर्टा के कारण से, या फियोक्रोमोसाइटोमा इसमें इसके कारण से है, या हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के कारण से, या नैरोइंग ऑफ ओर्टा के कारण से, या किसी एंडोक्राइन डिसऑर्डर के कारण से, या एल्डोस्टेरोन एक्सेस हो जाता है उसके कारण से। तो इन कारण से अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इन सभी बीमारियों के कारण से, तो उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। बाकी सारा का सारा जो हाइपरटेंशन है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन है। ये कुछ एक रेंज है ब्लड प्रेशर की, नॉर्मल की, प्री हाइपरटेंशन स्टेज की, स्टेज 1 हाइपरटेंशन की और स्टेज 2 हाइपरटेंशन की। इन इंडिया अगर अपन भारत की बात करें तो 30% की रेट से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। 118 मिलियन केस थे 2000 में, जो कि 230 मिलियन होने की उम्मीद है 2035 में। और ये अनुमान लगाया गया है कि 60% ऑफ IHD, 21% ऑफ PVD, 24% ऑफ एक्यूट MI एंड 29% ऑफ स्ट्रोक आर एट्रीब्यूटेड टू हाइपरटेंशन। ये सारी की सारी चीज़ें केवल और केवल हाइपरटेंशन के कारण से हो रही है इंडिया में। और जो स्ट्रोक के कारण से डेथ हो रही है इंडिया में, उसमें 57% हिस्सेदारी है केवल और केवल हाइपरटेंशन की। 57% लोग ऐसे हैं जिनको स्ट्रोक होता है, वो केवल हाइपरटेंशन की वजह से होता है। तो सबसे पहले अपने को जो देखने की चीज है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है, बहुत ही सिंपल तरीके से अपन देखेंगे कि ब्लड का वॉल्यूम अगर बढ़ गया है, बॉडी में अगर ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, तो सिंपली इसका रेस्पॉन्स कहाँ जाएगा, वेन्स से जो रिटर्न हो रहा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मैं भी बताऊंगा वेन्स रिटर्न। और वेन्स रिटर्न भी अगर बढ़ गया है तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। स्ट्रोक वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी, और कार्डियक आउटपुट बढ़ गई है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जो समझते हैं वो समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि ब्लड का वॉल्यूम अगर नंबर 1 स्टेज है कि ब्लड का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ है तो उसके रेस्पॉन्स में क्या होगा कि वेनस रिटर्न बढ़ जाएगा। मतलब कि वेन्स से जो रिटर्न जा रहा है हार्ट की ओर, ब्लड वेनस रिटर्न बोलते हैं। जो हार्ट में ब्लड आ रहा है उसको वेन्स के थ्रू, जो हार्ट में ब्लड आ रहा है ना वापस, उसको बोलते हैं वेनस रिटर्न। तो वेनस रिटर्न भी तो बढ़ेगा ही ना भाई, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ब्लड जाएगा कहाँ बढ़ा हुआ वॉल्यूम, वो वेन्स में ज्यादा हो जाएगा ब्लड, तो वो हार्ट में ज्यादा ब्लड जाएगा। अब हार्ट में ज्यादा ब्लड जाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी, स्ट्रोक वॉल्यूम उसको बोलते हैं पर बीट जो ब्लड पंप आउट करता है ना हार्ट, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ज्यादा हार्ट में ब्लड आ रहा है इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब ज्यादा हार्ट में ब्लड आ रहा है इसका मतलब ज्यादा ही पंप आउट करेगा हार्ट, तो बढ़ा हुआ ही जाएगा ना। आ ही ज्यादा रहा है ब्लड तो हार्ट भी ज्यादा ब्लड निकालेगा वापस, नहीं तो हार्ट में कहाँ जाएगा ब्लड। फोर्थ थिंग क्या होगी कि स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट, सिंपली एक वही टर्म है, बड़ी टर्म है उसकी कि कार्डियक आउटपुट किसे कहेंगे कि जो पर मिनट में हार्ट से ब्लड बाहर आउट हो रहा है आर्टरीज की ओर, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो ज्यादा ब्लड हार्ट में आया, स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा हुआ, कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा हुआ, जिसके कारण से ये ब्लड गया कहाँ, आर्टरीज में तो गया सारा का सारा। तो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर जाके वहां पे जाके ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। एकदम सिंपल सी चीज है ये, तो सारी एकदम सिंपल सी हुई। अगर अब ये हो कैसे सकता है, अगर किसी पेशेंट का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर डिफेक्ट है तो उसकी वेनस टोन है उसमें इंक्रीज हो सकता है, और वेनस टोन इंक्रीज होने का मतलब है वेनस रिटर्न ज्यादा हो जाएगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम अगर किसी पेशेंट का डिफेक्ट है, वेनस टोन मतलब जो वेन्स में जो तनाव है, जो टोनिसिटी है वेन्स की, वो
बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब है, टोनिसिटी बढ़ने का मतलब उनकी साइज कम हो जाएगी। उनकी साइज कम होगी तो वेन्स के थ्रू पंप आउट ज़्यादा ब्लड होगा हार्ट की ओर। तो ये सारे की वापस जाके फिर ये वेन्स वेनस रिटर्न बढ़ते ही फिर ये कि सारा का सारा चार्ट ये ऐसे फ्लो कर सकता है। या फिर क्या हो सकता है उस पेशेंट को कि कॉन्ट्रेक्टिलिटी कॉन्ट्रेक्टिलिटी है जो हार्ट की, वो भी इंक्रीज हो सकती है। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर हार्ट, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ज़्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ज़्यादा ब्लड पंप आउट करेगा वो, जिसके कारण से फिर कार्डियक आउटपुट बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। या फिर क्या हो सकता है उस पेशेंट में, उस पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ सकती है। अगर उस पेशेंट की हार्ट रेट ही बढ़ गई तो सीधा का सीधा रेस्पॉन्स जाएगा कार्डियक आउटपुट की ओर, और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगी। कार्डियक आउटपुट बढ़ने का मतलब ही ब्लड प्रेशर बढ़ना है। या उसकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, उसकी टीपीआर है पेशेंट की, वो बढ़ सकती है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सिंपली जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है किसी पेशेंट में, तो जनरली वो ब्रेन पे, ब्लड पे, रेटिना पे, हार्ट पे, किडनीज पे सिम्टम्स देता है। वो कुछ एक ये है आपके सामने। बाकी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का अगर अपन क्लासिफिकेशन देखें तो ये इतनी प्रकार की होती है मेनली। उसमें थायजाइड टाइप एंटी, थायजाइड में हाइड्रोक्लोरथायजाइड है, और रिलेटेड एजेंट में क्लोरथेलिडोन है। सीसीबी में एम्लोडिपिन आ रहा है, यहाँ पे बीटा एडेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में एटेनोल मेटाप्रोलोल है। बाकी और भी है, और एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में टेलमिसर्टेन है। ये फोटो गलती से नहीं आई है यहाँ पे, इसका कुछ रिलेशन है अपने एंटी हाइपरटेंसिव में। कैसे? बिल्कुल ये पोस्टर आपने सही सोचा था, एबीसीडी मूवी का ही था। एबीसीडी कैसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि ए का मतलब है एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें कि टेलमिसर्टेन आता है। बी में बीटा ब्लॉकर है, जिसमें कि मेटाप्रोलोल एटेनोल आता है। सी में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, जिसमें कि एम्लोडिपिन आता है। और डी में डायरेटिक्स है, जो कि क्लोरथेडोन और हाइड्रोक्लोरथाइजाइड आता है। तो अपने जो एंटी हाइपरटेंसिव इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है टेलमिसर्टेन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टेलमिसर्टेन का। टेलमिसर्टेन को पढ़ने से पहले अपन पढ़ते हैं रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एक ऑटोमेटिक बॉडी का रेस्पॉन्स है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। एक ऑटोमेटिक बॉडी का रेस्पॉन्स है, सॉरी मैं गलत बोल गया कुछ। ये रास सिस्टम क्या है? ये एक बॉडी का ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है कम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। ये बॉडी का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। ये एक फिजियोलॉजी है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की। कैसे? कि मान लो किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया तो उसका ब्लड लॉस होता है, तो ब्लड प्रेशर तो उसका काफ़ी कम हो जाएगा फिर। तो उस टाइम ऑटोमेटिकली बॉडी मैनेज उसको कैसे करती है, अपन देखते हैं उसको। सबसे पहले सपोज कीजिए किसी पेशेंट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, उसको सोडियम डिलीवरी इसकी डिक्रीज होती है। सपोज कीजिए कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्लड लॉस हो गया, जिसके कारण से उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। तो उसका रेस्पॉन्स सीधा सीधे इम्पल्स में किडनी की ओर जाएंगे, और किडनी में भी कहाँ जाएंगे? किडनी में जाएंगे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स पे, और वो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन का रिलीज करेगी। रेनिन का रिलीज करेगी इधर से ये, और एक प्रोटीन पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा में जिसको एंजियोटेंसिनोजन बोलते हैं। इधर तो किडनी ने रेनिन का रिलीज किया, जबकि हाइपोटेंशन हो गया किसी पेशेंट को तो उसका इम्पल्स जाएगा किडनी में, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है वहाँ पे, तो वहाँ से रेनिन का रिलीज होगा। एक एंजियोटेंसिनोजन होता है प्रोटीन, जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ये दोनों मिलके एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनाते हैं। एंजियोटेंसिन फर्स्ट फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, और ये एंजियोटेंसिन 2 है वो रिसेप्टर टाइप 1 पे बाइंड होगा। ये एंजियोटेंसिन 2 कहाँ बाइंड होगा? रिसेप्टर टाइप 1 पे, जिसके कारण से कुछ एक रेस्पॉन्स होते हैं, वो अपन देखते हैं। सबसे पहले रेस्पॉन्स होता है कार्डियक और वेस्कुलर हाइपरट्रोफी होती है। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि जो
जो टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू है और वेसल्स के जो टिश्यू है उनकी साइज बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं कार्डियक और वेस्कुलर हाइपरट्रोफी। एक बार सोचिए, अगर वेस्कुलर टिश्यू या कार्डियक टिश्यू बढ़ गए, इसका मतलब कि जो वेसल्स है उनकी उनकी जो साइज है ना वो कम हो गई है। अंदर से उनकी अगर साइज कम हो गई है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और ये सारी की सारी प्रोसेस ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए ही हो रही है। कब हो रही है? जब पेशेंट को हाइपोटेंशन हो गया है, एक्सीडेंट हो गया उसका, या उसकी सोडियम डिलीवरी डिक्रीज हो गई है, या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में चला गया वो, तो ये सारी प्रोसेस हो रही है बॉडी में। अगर ये सारी चीज़ें होती है तब भी ये प्रोसेस होती है, अदरवाइज नहीं होती है। अगर किसी पेशेंट नॉर्मल लाइफ है तो उसका ये प्रोसेस नहीं होगी। अब क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर टाइप 1 पे बाइंड होने के बाद में क्या होगा, दूसरी चीज सिस्टेमिक वेसो कंस्ट्रक्शन हो सकता है। सिस्टेमिक वेसो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो उसकी सारी वेसल्स है उसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। उनमें कंस्ट्रक्शन होने का मतलब भी साइज कम हो गई, उनकी साइज जैसे ही कम होगी तो ब्लड प्रेशर अपने आप ही बढ़ेगा। तीसरी चीज क्या होगी, उसको थ्रस्ट लगेगी, प्यास उसको ज्यादा लगेगी तो ज्यादा वो पानी पिएगा, पानी पिएगा तो ब्लड वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। फोर्थ थिंग क्या होगी कि किडनी के थ्रू जो सोडियम और फ्लूइड है जो एक्सक्रिएट हो रहा है वो ज़्यादा मात्रा में एक्सक्रिएट नहीं होगा, उसका रिटेंशन होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा अमाउंट में सोडियम और फ्लूइड नहीं निकलेगा बाहर, कम निकलेगा, जिसके कारण से भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। फिफ्थ थिंग क्या होगी, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहाँ पे एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, उसका सेक्रेशन बढ़ जाएगा। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम यही होता है कि वो सोडियम और फ्लूइड के रिटेंशन में हेल्प करता है, ज़्यादा एक्सक्रिएशन नहीं होने देता है वो सोडियम का और फ्लूइड का। सिक्स थिंग होगी वो क्या होगी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा ये। एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करने करके वहाँ पे एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसका भी वही काम होता है कि वो रीनल सोडियम और फ्लूइड की रिटेंशन को बढ़ाता है। ये सारी प्रोसेस होगी रीनल सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने का मतलब यही है कि बीपी बढ़ेगा। तो ये सारी प्रोसेस हो रही है, बीपी बढ़ रहा है। अब टेलमिसर्टेन का अपने रोल कहाँ है? टेलमिसर्टेन का रोल देखने से पहले अपने एक छोटी सी चीज़ देखते हैं कि ये पेशेंट उसमें हो रही है प्रोसेस जिसका एक्सीडेंट हो गया है, या फिर उसकी सोडियम डिलीवरी डिक्रीज हो गई है, या उसको और किसी कारण से उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कई बार कि पेशेंट तो नॉर्मल है, न तो उसका एक्सीडेंट हुआ है, न उसकी सोडियम डिलीवरी डिक्रीज हुई है, न उसके हाइपोटेंशन हुआ है, उसका ब्लड प्रेशर भी कम नहीं हुआ है, फिर भी ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। फिर भी ये सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर तो उसका कम हुआ ही नहीं है और ये और एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा वो तो टेलमिसर्टेन का रोल यहाँ पे देखते हैं अपन कि टेलमिसर्टेन जिस भी पेशेंट को दिया जाता है वो बाइंड हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर टाइप 1 पे। भाई एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर टाइप 1 पे बाइंड होके ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो जो टेलमिसर्टेन है वो इसको ही ब्लॉक कर देगा, यहीं पे बाइंड हो जाएगा वो। टेलमिसर्टेन यहीं पे बाइंड हो जाएगा। टेलमिसर्टेन एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर टाइप 1 पे बाइंड होके इसको ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण से ये पूरी की पूरी प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी और पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम ही रहेगा। तो सिंपली यही प्रोसेस है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है टेलमिसर्टेन की, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने है। इसके अलावा आपको पता ही है पेरोक्सिसोमल प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटेड गामा रिसेप्टर का मॉड्यूलेटर भी है टेलमिसर्टेन। तो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर टेलमिसर्टेन है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं कि टेलमिसर्टेन इज द एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर दैट शो हाई एफिनिटी फॉर द एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर टाइप 181 विथ ए बाइंडिंग एफिनिटी 3000 टाइम ग्रेटर फॉर 81 देन 82। मतलब कि ये 81 है, उस पे उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है 3000 फॉर टाइम comparison to 82. It is the longest half life of ARB 24 आवर। इसकी हाफ लाइफ है वो 24 आवर्स है।
इसके अलावा इन एडिशन टू ब्लॉकिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, telmisartan act as a selective modulator of peroxisome proliferated activated receptor gamma, PPAR gamma, a central regulator of insulin and glucose metabolism. It is believed that telmisartan's dual mode of action may provide protective benefit against the vascular and renal damage caused by diabetes and cardiovascular disease. सेकेंड थिंग अपन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।